नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार लाइव गुरुकुल में सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी आरओ की जो एग्ज़ाम है उसकी डेट फिक्स हो गई है। उसके साथ ही जो यूपी पुलिस की भर्तियां हैं वो भी आने वाली हैं, उनका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। साथियों, इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम जो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां हैं, उन मिट्टियों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस परीक्षाओं में बनेंगे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में एक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है साथियों, वो है यहाँ पर भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ठीक है, यहाँ आपको उस मिट्टी का नाम बताना है जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी हुई है, उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टियाँ, ऑप्शन बी है लेटेराइट मिट्टियाँ, ऑप्शन सी है लाल मिट्टियाँ और ऑप्शन डी है साथियों रेगुर मिट्टियाँ। ये जो प्रश्न है साथियों दो परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अगर हम बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो मिट्टियां निर्मित होती है, अगर हम उसकी बात करें साथियों, वो जो मिट्टी होती है उसे हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। और जो रेगुर मिट्टी है उसी को हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी, ये जो काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी, इसके अलावा इसको हम कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इन चीजों को आप नोट करते चलना साथ ही साथ। कपास की मिट्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कपास की मिट्टी के अलावा इसको हम ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस नाम को लिख लेना, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, इसके नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको ट्रॉपिकल चरणोजेम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल चरणोजेम, चरणोजेम के नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। यानी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई मिट्टियां हैं उन्हें हम या तो रेगुर मिट्टियां कहते हैं, या इसके अलावा हम उन्हें जो है काली मिट्टी कहते हैं, या कपास की मिट्टी, या फिर उसे हम ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से जानते हैं, या फिर उसको ट्रॉपिकल चरणोजेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इनका जो निर्माण होता है साथियों, जो रेगुर या काली मिट्टियां होती हैं, इनका जो निर्माण होता है ये होता है तुम्हारा जो बेसाल्ट लावा है उसके अपक्षय एवं अपर्दन के कारण, अपक्षय एवं अपर्दन के कारण इनका जो है निर्माण होता है। ठीक है, और इनकी अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जो दक्कन ट्रैप का जो ऊपरी भाग है, दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग, इसको आप लिख लेना, दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग, इस क्षेत्र में ये जो है अधिकतर पाई जाती हैं। जिनमें तुम्हारा सबसे ज्यादा, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा ये जो पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अलावा जो है इसका जो क्षेत्र है वो है तुम्हारा मध्य प्रदेश है। नोट करते चलिए साथ ही साथ, मध्य प्रदेश है। इसके अलावा जो इसका क्षेत्र है वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के अलावा ये आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो तुम्हारा कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक, वहां भी ये मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो बेसाल्ट लावा के पक्षी के कारण बनी रेगुर मिट्टियां या काली मिट्टियां तुम्हारी जो दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग है उसमें जो महाराष्ट्र पड़ता है उसमें पाई जाती हैं। सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यानी इस समय जो भारत का लगभग जो भिन्न इन सभी राज्यों में मिलाकर के लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर, इतने क्षेत्र में इस मिट्टी का पाया जाना निश्चित है, या ये मिट्टी इतनी पाई जाती है इन क्षेत्रों में। ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16.6% है। कितना है? 16.6%। 16.6% भाग पर विस्तृत है ये जो क्षेत्र है। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो काली मिट्टियां हैं ये कपास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इस मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं, हमारे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें साथियों, तो इस मिट्टी में तुम्हारा लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लोहे के अलावा इसमें तुम्हारा चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी मिलता है। कैल्शियम भी इस मिट्टी में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पोटास पाया जाता है। पोटास, पोटास के अलावा इसमें तुम्हारा एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम। ठीक है, मैं यहाँ से नीचे से रफ कर देता हूँ, आपने शायद नोट कर लिया होगा इस चीज को। एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये जो तत्व इसमें पाए जाते हैं, इनकी इसमें अधिकता है, क्या है, अधिकता है। चीज को आप लिख लेंगे, इन चीजों की इसमें क्या है, अधिकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें कमी की बात करें कि इस मिट्टी में कमी क्यों, कौन कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, कमी किन किन तत्वों की है, तो उन चीजों को भी आप लिख लेंगे। उसमें तुम्हारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस। इसके अलावा इसमें जैविक जो पदार्थ हैं, यानी जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, जैविक पदार्थ, या जिसे हम कहते हैं ह्यूमस, ठीक है, इसकी भी इसमें जो है कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। ठीक। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर रेगुर मिट्टी के बारे में। यहाँ अगर हम एक और चीज की बात करें तो साथियों, ये जो काली मिट्टी है इसमें तीव्र जल धारण क्षमता होती है, यानी जल धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे, तीव्र जल धारण क्षमता होती है इस मिट्टी की। ठीक है, जल धारण क्षमता, यानी जो पानी है इसमें ज्यादा देर तक रुका रहता है, ज्यादा पानी को ये जो है अपने अंदर सोख सकती है। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर ये मिट्टी गीली हो जाए, पानी इसमें चला जाए, तो ये जो तुम्हारी मिट्टी है ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर ये जो है तुम्हारी एक तरह से दरार युक्त इसमें दरारें बन जाती हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो साथियों आगे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2 है। इसमें क्या पूछा गया है, रेगुर किसका नाम है, रेगुर किसका नाम है। अभी मैंने बताया है कि जो रेगुर है वो काली मिट्टी का नाम है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी तो परीक्षा में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, देखिए रेगुर अभी मैंने बताया था, रेगुर मिट्टी का जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है वो साथियों महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे साथियों हमसे पूछा गया है कि जो काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है। मैंने अभी बताया है आपको, जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें पूछा है उनमें जैविक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि जो जैव तत्व हैं या फिर जो ह्यूमस है इसमें इसकी कमी पाई जाती है, ये प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कारण आर है ये गलत हो जाएगा, और जो कथन एक है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम कूटों का चयन करें तो इसमें पहला कूट है ए तथा आर दोनों सही है, तो ये भी गलत है। बी है ए तथा आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ये कह रहा है सी है ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ए है वो सही है और का जो कारण आर है वो गलत है। इसमें कहा है कि जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि इसमें काली मिट्टी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए मैंने अभी बताया है कि जो काली मिट्टी होती है या जो रेगुर मिट्टी होती है ये सबसे ज्यादा जो है उपयुक्त तो मानी जाती है कपास की खेती के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए है रेगुर मिट्टी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी ये इस कपास के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा यहाँ प्रश्न है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए है बांगड़, बी है खादर, सी है पुर, और डी है साथियों रेगुर। तो इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। देखिए यूपी आर ए आर ओ का मेंस का जो पेपर था 2016 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, तो यूपी आर ओ या यूपी पुलिस के लिए ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, सभी ध्यान रखेंगे इन चीजों का। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यहाँ क्या कह रहा है, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं, रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं। तो साथियों यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है कि दक्कन का ट्रैप है, जो दक्षिणी ट्रैप है उसके ऊपरी भाग में काली मिट्टियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम रेगड़ मिट्टी कहते हैं। अब यहाँ कारण आर दे रहा है, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये अभी मैंने बताया ह्यूमस इसमें कम होता है, कम इसकी मात्रा पाई जाती है, ये इनकी कमी पाई जाती है काली मिट्टी में, ह्यूमस की या जैव पदार्थों की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कारण है गलत हो जाएगा, कथन ए सही हो जाएगा। तो कथन ए सही है और किंतु आर गलत है, ये जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है साथियों यहाँ पर, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ मैदान में, ऑप्शन बी है साथियों यहाँ पर तुम्हारा सरयू पार मैदान में, ऑप्शन सी है मालवा पठार में, और ऑप्शन डी है साथियों यहाँ पर तुम्हारा
शिलांग पठार में, किसमें, शिलांग पठार में। तो अगर हम यहाँ लावा मिट्टियों की बात करते हैं, किन की बात करते हैं, लावा मिट्टियों की, तो ये जो लावा मिट्टियां साथियों, जो हमारा पश्चिमी भारत है, वहाँ की जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, उसी को हम जो है लावा मिट्टी कहते हैं। और इनका जो निर्माण होता है तुम्हारा साथियों, ये जो है तुम्हारे लावा से होता है। किससे होता है, लावा से होता है। तो इसलिए ये जो काली मिट्टियां होती हैं, इन्हें हम लावा मिट्टियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा मिट्टियां। ये ज्यादातर जो है मालवा के पठार में इसकी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो लावा मिट्टियां हैं, ये मालवा पठार में अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 है। इसमें क्या पूछा गया है कि कथन ए कह रहा है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। जो काली मिट्टियां हैं कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती हैं। कारण आ रहा है साथियों, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ लिखा नहीं है, पाए जाते हैं, इस चीज को आप लिख लेंगे, पाए जाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं जैव पदार्थों या नाइट्रोजन की, तो इसमें ये जो काली मिट्टी होती है, इसमें जो है तुम्हारी नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो कारण आर है गलत हो जाएगा और कथन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण आर जो है गलत हो जाएगा, कथन ए सही हो जाएगा। तो इसका भी जो ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है, ये सही हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। साथियों, ये जो स्वतः कृष्ण मिट्टी के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है तुम्हारी जो काली मिट्टी है, या जो कपास की मिट्टी है, या फिर जो रेगुर मिट्टी है उसे। ठीक है, इसे हम स्वतः का जो है स्वतः कृष्ण मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी दिया है, बी लेटेराइट, तो ये दोनों गलत हैं। आगे दिया है कपास की काली मिट्टी, तो ये जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो कपास की काली मिट्टी है, जो रेगुलर मिट्टी है, इसी को हम स्वतः कृष्ण मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं काली मिट्टी के बारे में। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। यानी आपको बताना है कि जो कथन दिए गए नीचे, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। यानी जो काली मिट्टी है उसको स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है, इसे हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। आगे कह रहा है क्रेब्स के अनुसार जो रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी जो क्रेब्स है उसके अनुसार जो रेगुर मिट्टी है अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे है काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। ये दक्कन का जो ट्रैप है, जो दक्षिणी ट्रैप है, उसके जो है ऊपरी भाग है उसमें पाई जाती है, जिसमें से तुम्हारा महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में ये नहीं पाई जाती। तो ये जो ऑप्शन डी है बिल्कुल गलत है, और यही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछा था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो सही नहीं डी है, तो ये ऑप्शन डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो अगर हम साथियों झारखंड में काली मिट्टी की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन ए है दामोदर घाटी प्रदेश में, ऑप्शन बी है स्वर्ण रेखा नदी घाटी प्रदेश में, ऑप्शन सी है राजमहल पहाड़ी प्रदेश में, और ऑप्शन डी है साथियों पलामू प्रदेश में। किसमें, पलामू प्रदेश में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें साथियों, तो ये जो झारखंड में काली मिट्टी है, ये जो पाई जाती है साथियों तुम्हारी झारखंड के राजमहल, जो राजमहल पहाड़ी प्रदेश है उसमें पाई जाती है। ठीक है, यानी जो काली मिट्टी है झारखंड में राजमहल का पहाड़ी जो प्रदेश है उस क्षेत्र में ये जो मिट्टी पाई जाती है। तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है। तो मैंने अभी बताया था कि जो नमी रोक कर रखने वाली रमी जो सॉरी सॉरी जो नमी को रोकने की जो सबसे ज्यादा क्षमता होती है वो काली मिट्टी में होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है काली मिट्टी, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। आगे हमारा प्रश्न है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी यहाँ से आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी और डी लेटेराइट मिट्टी। अभी बताया था मैंने मालवा के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और ये लावा से निर्मित होती है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा काली मिट्टी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा यहाँ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि जो पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों ये जो प्रश्न है आईएएस प्री 2006 में पूछा गया, तो उस समय के आंकड़े के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और कारण यहाँ पर दिया गया था कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लेटेराइट प्रकार की है, लेटेराइट प्रकार की है। तो यहाँ पर साथियों अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, कि पश्चिम बंगाल की तुलना में जो आंध्र प्रदेश की शुद्ध रोपित क्षेत्र की जो उसके कुल क्षेत्र में प्रतिशतता कम है, तो वो साथियों तुम्हारे लगभग कमी की बात करते हैं तो वो हो जाता है तुम्हारा 60%। कितना हो जाता है? 60% था उस समय, और जो 40% था वो शुद्ध रोपित क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो कथन है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। तो शुद्ध रोपित क्षेत्र है वो कम है, 40% है, और जो कुल क्षेत्रफल है वो 100% है, तो उसमें 60% ऐसा हो जाएगा जो नहीं रोपित है। तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हम जो आंध्र प्रदेश के मृदा मखरला या लेटेराइट प्रकार की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो कारण आर है साथियों, ये जो कारण आर है गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये गलत है और कथन ए सही है। तो कथन ए सही है, कौन से में सही है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा यहाँ प्रश्न जो आता है वो प्रश्न है साथियों, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित कथन से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यानी आपको जो लेटेराइट मिट्टी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं, सॉरी बताना है। ऑप्शन ए यहाँ जो एक नंबर है साथी वो है वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। दूसरा नंबर है वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। नंबर 3 है साथियों उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। ऑप्शन 4 सॉरी नंबर 4 है साथियों इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ठीक है। तो साथियों अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा लेटेराइट मिट्टी के बारे में यहाँ पर हम कर लेते हैं तो हमें साथियों इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं हम उनको कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लेटेराइट मिट्टी की बात करें, किसकी? लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो इसका जो सबसे पहले जो अध्ययन किया वो किया था 1905 ईस्वी में एक व्यक्ति थे बुकानन। कौन थे? एफ बुकानन। एफ बुकानन इन्होंने जो है सबसे पहले इस मिट्टी का अध्ययन किया था 1905 में। कब किया था? 1905 में। और इसका जो नाम था एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है लेटर। क्या है? लेटर, LATER, लेटर। ये जो एक तुम्हारा लैटिन भाषा का शब्द है इससे लिया गया था, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। इस प्रकार से ये जो मिट्टी है ईंट की तरह पक्की हो जाती है, ठीक है। यानी अगर हम इसे भिगो दें तो ये बहुत ही मुलायम हो जाएगी, लेकिन सूखने के बाद ये बहुत कठोर हो जाती है, बहुत कड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसी नाम के आधार पर इसका नाम जो है लेटेराइट मिट्टी रखा गया था, ठीक। इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये जो मौसमी वर्षा वाली जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी जो है पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय जलवायु, जलवायु क्षेत्रों में ये जो है पाई जाती है। ये जो है भारी वर्षा के कारण होने वाला जो तीव्र विच्छालन होता है यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो भारी वर्षा होती है उससे जो हमारा जो तीव्र विच्छालन होता है उसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पर भारी वर्षा के कारण, भारी वर्षा के कारण तीव्र विच्छालन से निर्मित होती है, ठीक है। ये मिट्टी जो है तीव्र जो विच्छालन होता है उससे निर्मित होती है, जो लेटेराइट मिट्टी है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसमें की जो अगर हम उर्वरता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उर्वरता की। यहां मैं लिख देता हूं इधर। इसकी अब अगर हम उर्वरता की बात करते हैं, उर्वरता, ठीक है। तो अगर हम उर्वरता की बात करें साथियों तो इसमें जो उर्वरता है वो कम होती है।
एक सेकंड, ये गलत लिख गया। उर्वरता, उर्वरता जो होती है इसकी कम होती है, ठीक है, यानी ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ये कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में जो है तुम्हारा लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं। यानी अगर हम इसके तत्वों की बात करें इसमें, तो तुम्हारा जो लौह ऑक्साइड है, क्या है, लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, और इसके अलावा तुम्हारा जो तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक मात्रा में जो है इसमें पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बोनिक जो तत्व होते हैं उनकी कमी मिलती है। यानी ये तो तुम्हारे अधिक पाए जाएंगे, ठीक है। अगर हम कमी की बात करें, इसमें जो तत्व हैं उनमें कमी की बात करें, कौन से तत्व कौन से तत्वों की इसमें कमी है, तो अगर हम उनकी बात करते हैं साथियों, वो है तुम्हारे इसमें, तुम्हारा लिख लेना, नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, ये भी इसमें नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसमें तुम्हारा जो पोटास होता है, पोटास भी नहीं है इसमें, चूना भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कार्बनिक तत्व होते हैं वो भी इसमें नहीं पाए जाते, कार्बनिक तत्व इसमें जो है जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसके अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, लेटेराइट मिट्टी के अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, तो उसमें जो तुम्हारा क्षेत्र आ जाता है तो वो आता है तुम्हारा केरल, कौन सा, केरल आ जाता है, केरल में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा तुम्हारे जो पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग है वहां पर पाई जाती है, पूर्वी तमिलनाडु, ध्यान ध्यान रखना चीज का, पूर्वी तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा तुम्हारा उड़ीसा क्षेत्र है, उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा के अलावा तुम्हारा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारा पूर्वोत्तर में जो मेघालय है, मेघालय का उत्तरी भाग, मेघालय का उत्तरी भाग, ठीक है। और जो पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तरी भाग, और जो तुम्हारा पश्चिम तट, जो पश्चिमी हमारा तट है उसके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी तट के पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, उनमें भी ये मिट्टी जो है अधिक रूप से पाई जाती है। तो ये क्षेत्र है, केरल है, पूर्वी तमिलनाडु है, उड़ीसा है, छोटा नागपुर का पठार है, इसके अलावा तुम्हारा मेघालय का उत्तरी भाग और पश्चिमी तट में जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये जो लेटेराइट मिट्टी है साथियों पाई जाती है, ठीक है। अगर हम सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है साथियों वो तुम्हारा केरल राज्य में, मालाबार जो तटीय प्रदेश में उसमें है। इसके बाद इसका कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है, कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1.8, यानी 1.8 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में, 1.8 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में ये जो मिट्टी है पाई जाती है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लो सभी। तो आई होप मैं जो आपको साथ ही साथ लिखा रहा हूँ आप नोट करते जा रहे होंगे। मैं यहाँ से ये नीचे से कुछ मिटा देता हूँ, इसके बाद थोड़ा मुझे और बताना है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण है, इनसे ही जो है आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षाओं में, ठीक है। तो इन चीज को आप साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इनको आप जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं साथियों इसके जो सर्वाधिक क्षेत्रफल की, तो सर्वाधिक जो क्षेत्र है इसका जो केरल है, सर्वाधिक क्षेत्र जो है सर्वाधिक वो है तुम्हारे केरल राज्य का मालाबार तटीय प्रदेश। तो केरल में मालाबार तटीय प्रदेश, मालाबार तटीय प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। अगर हम इसकी अम्ल की बात करें तो इसकी ये जो मिट्टी है अम्लीय होती है, और इसमें जो तुम्हारा जो निचला भाग है, निचला भाग, निचला भाग कम अम्लीय होता है, और जो ऊपरी भाग है, जो उच्च भाग है, उच्च भाग वो अधिक अम्लीय होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। जो निचला भाग की मिट्टी है वो कम अम्लीय होती है, जो उच्च भाग है उसकी जो मिट्टी है वो अधिक अम्लीय होती है, ठीक है।
तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। यानी कि ये जो मिट्टी है इसमें उर्वरता कम होती है, तत्वों में जो लो ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक पाए जाते हैं। और अगर हम कमी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्व, तो ये कमी पाई जाती है। इसका जो क्षेत्र है 1.8 लाख वर्ग किमी में है। इसके जो क्षेत्र हैं वो हैं तुम्हारे केरल है, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय उत्तरी भाग और पश्चिम तटीय पर्वतीय क्षेत्र। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसमें भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो केरल का मालाबार जो तटीय प्रदेश है इसमें सर्वाधिक मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रश्न है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। सॉरी, ये इस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल सही बात है, लाल रंग की होती हैं। और ये जो वे नाइट्रोजन और पोटास समृद्ध होते हैं, गलत है, कमी पाई जाती है इनकी। उनकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है, गलत है, राजस्थान उत्तर प्रदेश में ये मिट्टियां नहीं है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है एक और चार, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भाई होप ये जो प्रश्न है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। पूछा गया है कि वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन बी है वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। ऑप्शन सी है उनकी उर्वरता कम होती है। ऑप्शन डी है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, मैंने अभी बताया था कि इस मिट्टी में जो कमी पाई जाती है वो चूना की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? चूना की, उसमें जो है कमी पाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार इसका जो पूछा गया था कि कौन सा जो कथन है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें चूना की मात्रा नहीं पाई जाती। ठीक, तो ये जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है साथियों यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जा रहा है। तो इसमें लोह पाया जाता है, जो लैटेराइट मिट्टी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन बी है तुम्हारा जलोढ़, ऑप्शन सी है पॉड जोलिक, और ऑप्शन डी है साथियों तुम्हारा लेटेराइट। तो इसका जो लेटेराइट है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है मृदा कम उर्वर होती है, क्योंकि इसमें जो लोहे का अतिरेक इसमें पाया जाता है, लोहे का ऑक्साइड जो है इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 19 है। इसमें पूछा है लेटेराइट मिट्टी मिलती है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है पंजाब और डी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मिलती है, अभी बताया था। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब में इस मिट्टी का कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, लैटेराइट मिट्टियां का प्राधान्य है। तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है वो आपको यहाँ बताना है। ठीक, तो यहाँ पहला ऑप्शन है मालाबार तटीय प्रदेश। तो मैंने अभी बताया था जो केरल का जो मालाबार तटीय प्रदेश है उसमें ये जो मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी कोरोमंडल तटीय गलत है, बुंदेलखंड गलत है, और डी बघेलखंड, ये भी तीनों गलत हैं, ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 है, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भों में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न को करने से पहले मैं यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी, तो अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसको जलोढ़ मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मिट्टी है साथियों, जो नदियों का जल होता है उसके द्वारा लाई गई होती है, उनके अपक्षय के कारण। यानी जो मिट्टी जो जल होता है नदियों का, वो जिस मिट्टी को छोड़ जाता है मैदानी क्षेत्रों में, उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। यानी ये जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी होती है, इसको हम इसीलिए हम इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसके हम अगर हम निर्माण की बात करें तो निर्माण कैसे होता है इसका? इसका निर्माण होता है नदियों के जल के द्वारा ढोकर लाई गई होती है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी। ये जलोढ़ जो मिट्टी होती है ये नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में छोड़ दी जाती है, इसलिए इसको हम जो है जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इस समय जो इसका जो क्षेत्र है वो लगभग भारत की कुल भूमि का लगभग 33.5%, 33.5% जो क्षेत्र है, भाग है, वहां उस क्षेत्र में ये पाई जाती है, जो लगभग 11 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। 11 लाख वर्ग किमी
क्षेत्र में जो है इसका विस्तार है इस मिट्टी का। ये जो मिट्टी है साथियों, ये जो मिट्टी है साथियों तुम्हारे पंजाब से लेकर के जो असम तक का मैदानी क्षेत्र है, कौन सा, असम तक का, असम तक का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये इस पूरे क्षेत्र में ये जो जलोढ़ मिट्टी है पाई जाती है। यानी आप एक तरह से समझ लीजिए जहां जहां भी नदियां हैं, नदियों के पास जो नदियों के अपक्षय के कारण जो मिट्टियां बनती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में पंजाब से असम तक के जो मैदानी क्षेत्र है इसमें ये जो मिट्टियां हैं ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियां हैं, इसलिए ये जो है पंजाब से असम तक का जो मैदानी क्षेत्र है इस क्षेत्र में ये मिट्टियां अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो दक्षिण है उसमें भी तुम्हारी जो नर्मदा का मैदान है, नर्मदा का जो क्षेत्र है, या फिर जो तुम्हारी ताप्ती है उसका जो क्षेत्र है उसमें भी पाई जाती है। महानदी है, महानदी। इसके अलावा जो गोदावरी है, गोदावरी। और इसके अलावा जो तुम्हारी कृष्णा है, कृष्णा नदी। और तुम्हारी कावेरी, कावेरी की जो घाटियां हैं इन घाटियों में भी जो है इनकी अधिकता पाई जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी की अधिकता जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो हिमालय और जो हिमालय के जो प्रायद्वीपीय मालवा तथा अपसारी सागर हैं वहां पर भी ये जो है मिट्टी पाई जाती है। इसके अगर हम रंग की बात करें साथियों तो इसका जो रंग होता है हल्का धूसर होता है, हल्का धूसर रंग की ये जो मिट्टी है पाई जाती है। ठीक है। इसमें अगर हम तत्वों की बात करते हैं साथियों, इस मिट्टी में अगर हम तत्वों की बात करें तो इस मिट्टी में जो पोटास है, पोटास। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो तुम्हारा चूना और जैव पदार्थ, चूना, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ जिसे हम कहते हैं ह्यूमस, और इसी ह्यूमस के कारण जो है ये जो मिट्टी है अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारे पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ जिसे हम ह्यूमस कहते हैं ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं तुम्हारी नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन इसमें कम पाई जाती है। ठीक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इसमें जो है कमी पाई जाती है। जैव पदार्थ इसमें जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जो फलीदार फसलें हैं वो ज्यादातर हो जाती हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है नहीं होती है। अगर हम इसमें फसलों की बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो फसल है उसमें तुम्हारा जो चावल है, चावल, गेहूं। इसके अलावा इसमें तुम्हारा गन्ना, जूट, कपास, कपास भी इसमें हो जाता है, मक्का, तिलहन, फल, साग सब्जी, साग सब्जी, ये सब चीजें इसके इस मिट्टी में पाई जाती हैं। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपने इनको नोट कर लिया होगा। मैं इनको रफ कर देता हूँ, इसके बारे में कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं साथी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूँ। जो जलोढ़ मिट्टी है साथी उसके दो वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? दो वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? एक में आती है तुम्हारी नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ या खादर। ठीक है। और जो दूसरी है उसे हम कहते हैं प्राचीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़। इसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बांगर। जो नवीन जलोढ़ है उसे हम खादर कहते हैं और जो प्राचीन जलोढ़ है उसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है। अगर हम नवीन जलोढ़ की बात करें, जो नवीन जलोढ़ है तो साथियों ये जो जो बाढ़ के मैदानी क्षेत्र है उनमें पाई जाती है, क्योंकि यहाँ बाढ़ आती है तो वहां पर नई नई मिट्टी आती रहती है, इसलिए ये जो बाढ़ के क्षेत्र हैं उनमें नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और इसमें जो है तुम्हारा जो जल धारण क्षमता है अधिक होती है। ठीक है। जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है। इसके अलावा अगर हम प्राचीन जलोढ़ की बात करें तो ये जो बाढ़ की पहुंच से दूर है, जहां पर बाढ़ नहीं आती है
उन क्षेत्रों में ये जो मिट्टी है पाई जाती है। और इसमें जो तुम्हारा मिट्टी का रंग होता है वो साथियों तुम्हारा गहरा होता है। कैसा होता है? गहरा होता है। इसमें चूनेदार कंकड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लवणीय क्षारीय जो प्रस्फुटन है वो पाया जाता है। इस वजह से इसमें जो है रेह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेह पाया जाता है। ये जो मिट्टी है कम उपजाऊ होती है, कम उर्वर होती है। इनमें ज्यादातर जो उर्वर पदार्थ हैं उनकी हमें ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, उर्वरता इसमें कम होती है। इसके अलावा एक होता है तुम्हारा भाबर। क्या होता है? भाबर। एक जो मिट्टी होती है इसका प्रकार होता है जो जलोढ़ मिट्टी, उसका उसे कहते हैं भाबर। ये जो तुम्हारे शिवालिक है, जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक शिवालिक क्षेत्र में ये जो है जलोढ़ पंख जो पाए जाते हैं वो इसी से बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें साथियों आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक। अगर हम प्राचीन, सबसे ज्यादा प्राचीन अगर हम मिट्टी की बात करें जलोढ़ की, तो उसे हम राड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राड। राड के नाम से जानते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें साथियों तुम्हारा जो एक सेकंड मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, नहीं, इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में। तो आई होप ये जो प्रश्न है आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें पूछा गया था कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन से कथन सही है चुने थे। यह भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। तो साथियों 14% हिस्सा नहीं है इसका। मैंने बताया था कि इसका लगभग 33.5% हिस्सा है जिसमें ये पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साथियों ऑप्शन है, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कि ये 14% क्षेत्र में पाई जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह मिट्टी रे, थूर, चोपन जैसे नामों से जानी जाती है, तो गलत है। ऑप्शन डी है यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। ये मिट्टी उपजाऊ होती है, ऐसा नहीं है कि ये उपजाऊ नहीं होती। तो ये जो ऑप्शन है डी, ये भी गलत है। ठीक है, यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो ये ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ, अगर सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मृदा की बात करते हैं साथियों, तो वो जलोढ़ मिट्टी ही है। तो जलोढ़ मृदा जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। आर ओ आर ओ प्री 2014 में पूछा गया था। आगे चलते हैं साथियों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी निर्मित होती है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, दोमट या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 24 में कि जो दोमट या लोम मिट्टी जो होती है उसमें मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है बालू कण, बी है चिकना कण, सी है पांसु कण, और डी है सभी प्रकार के कण। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है सभी प्रकार के कण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो दोमट या लोम मिट्टी होती है उसमें ये सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हारे अगर हम बालू की बात करें तो ये लगभग 40% पाया जाता है। अगर हम जो चिकना या मृतिका की बात करें तो साथियों ये जो तुम्हारी 40% लगभग पाई जाती है। और इसके अलावा जो पांसु कण है या जिसे हम गाद कहते हैं, ये लगभग 20% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 20%। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के जो कण हैं इसमें पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला है हमारा, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, तो अगर हम सबसे बड़े मिट्टी के वर्ग की बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम, तो वो हो जाता है तुम्हारा ऑप्शन ए में लाल मिट्टी दिया हुआ है, तो ये गलत है। बी है काली मिट्टी, ये भी गलत है, ये 16.6 के आसपास है। ऑप्शन सी है बुलाई मिट्टी, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है साथियों तुम्हारी कछारी मिट्टी। तो जो कछारी मिट्टी है, इसी कछारी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से पाए जानते हैं, और ये लगभग 33 पॉइंट जो तुम्हारा 5% क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती है। ये सर्वाधिक है भारत में सब। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। ठीक। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? तो ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही है, 33.5%। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 27 है। इसमें पूछा गया है कि जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, किस क्या क्या कहलाती है? मैंने अभी बताया था कि जो पुरानी मिट्टी है उस मिट्टी को हम जो है बांगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बांगर के नाम से जानते हैं। और जो नई मिट्टी है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 28 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे कम जल धारण करती है? ठीक है,
ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, बलुई दोमट, ऑप्शन बी है दोमट बालू, ऑप्शन सी है मटियार दोमट, ऑप्शन डी है दोमट। तो यहाँ पर जो बलुई मिट्टी है इसकी जो जलधारण क्षमता है वो इसमें सबसे कम है, क्योंकि ये जो बलुई दोमट मिट्टी है इसमें जो रवे होते हैं वो भारी मात्रा में होते हैं और बड़े होते हैं। इसके जो रवे होते हैं, रवे वो भारी होते हैं, भारी व बड़े होते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, भारी होते हैं और बड़े होते हैं, इस वजह से इसकी जो जलधारण क्षमता है बलुई दोमट की ये सबसे कम होती है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है उसमें किसकी मात्रा अधिक है, यानी पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है उसकी बात करें तो उसमें तुम्हारे कई सारे जिले आ जाते हैं, जिसमें तुम्हारे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर और तुम्हारा जो है जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर, ये सभी सभी जिले इसके जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, जिनमें जो मिट्टी होती है उसमें जो चूना होता है, आधारित चूना पर आधारित जो क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, ये इन क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है ये तुम्हारी होती है चूना आधारित, चूना आधारित, आधारित क्षारीय व लवणीय। ठीक है, क्षारीय व लवणीय प्रकार की होती है। इसमें जो है कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इनमें जो है कैल्शियम, कैल्शियम अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है जो पश्चिमी राजस्थान में है, तो वो साथियों तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम। ठीक, कहाँ पाई जाती है, इसके जो क्षेत्र है साथियों वो मैंने आपको बताए हैं, जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तुम्हारा जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, चुरू, ये सभी क्षेत्र हैं राजस्थान के जिनमें ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो इसमें जो अधिकता है वो है तुम्हारा कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम, ये चूना आधारित क्षारीय और लवणीय प्रकार की होती है और कैल्शियम की अधिकता इसमें ज्यादा होती है, अधिकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 29 है ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यानी जो नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली जो मृदा है, सॉरी जो फसल है वो कौन सी है, यानी मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल। ऑप्शन ए है आलू, बी है सोरगम, सी है सूरजमुखी और डी है साथियों यहाँ पर मटर। क्या है साथियों, मटर। तो यहाँ अगर हम बात करें जो फसल को जो सॉरी मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने की, तो इसमें जो फलीदार जो फसलें होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, उनमें वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा होता है उसके कारण वो नाइट्रोजन को उसको अपनी जड़ों में जमा कर लेती हैं। तो उनमें जो आती है तुम्हारी ऑप्शन डी मटर। क्या आती है, मटर। तो मटर जो है इसमें आ जाएगी। इसके अलावा जो बीन्स हैं, सोयाबीन है, उड़द है, अल्फाफा ड्राई बीन्स होता है एक, तो ये फसलें लिख सकते हैं आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तुम्हारा होता है अल्फाफा, अल्फाफा। इसके अलावा ड्राई बीन्स, क्या होती है, ड्राई बीन्स। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा गार बेंजो बीन्स, गार बेंजो बीन्स। इसके अलावा तुम्हारी मटर, सोयाबीन, सोयाबीन, उड़द, ये सभी जो फसलें हैं ये तुम्हारी मृदा में नाइट्रोजन को स्थिर रखने वाली फसलें हैं। तो इसमें जो मटर है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, वही चीज है, उर्वरता बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन के लिए क्या है, ऑप्शन ए गेहूं है, गलत है, बी चावल है, गलत है, सी उड़द, डी गन्ना। तो जो उड़द है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो उड़द मटर मैंने अभी बताए हैं, तो यहाँ पर जो मटर है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 एक सॉरी 32 है। भारत के कुछ भागों में, यहाँ लिख लेना, ये भारत लिख गया, भारत है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, यानी आपको मिट्टी के जो लाल मिट्टी है उसका कारण बताना है, क्या है, किस वजह से होती है। ठीक, ऑप्शन ए है मैग्नीशियम की बाहुल्य के कारण, ऑप्शन बी है संचित ह्यूमस के कारण, ऑप्शन सी है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण, और ऑप्शन साथियों तुम्हारा डी है फास्फेटों के बाहुल्य के कारण। ठीक है, तो अगर हम इसके इस मिट्टी के जो लाल मिट्टी होती है इसके लाल रंग की बात करें साथियों, तो इसका जो लाल रंग होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण। इसमें जो फेरिक ऑक्साइड है वो पाया जाता है, इस वजह से इस मिट्टी का जो रंग होता है साथियों लाल होता है। कैसा होता है,
लाल होता है, ठीक है। अगर हम इस लाल मिट्टी की बात करें तो भारत के लगभग यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो लाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र होता है साथियों, भारत के लगभग तुम्हारा 8.7 लाख 8.7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में ये पाई जाती है, जो तुम्हारे लगभग 26.8%, जो कुल भूमि का लगभग 26.8% क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है जलवायु परिवर्तनों के कारण इसका निर्माण होता है। इसके अगर हम निर्माण की बात करें तो निर्माण होता है जलवायविक परिवर्तन परिवर्तन के कारण इसका निर्माण होता है। ये तुम्हारी रवेदार एवं कायांतरित जो सेल होती हैं उनके विघटन के और वियोजन के कारण होता है, ठीक है। यानी कायांतरित कायांतरित और रवेदार सेलों के विघटन विघटन व वियोजन वियोजन से जो है साथी इसका जो है निर्माण होता है, ठीक है। इसमें तुम्हारे मैंने बता दी है फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा तुम्हारा इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फोट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। इनमें अगर हम कमी की बात करें, इसमें कौन कौन से तत्वों की कमी है, तो वो है तुम्हारा चूना है, चूना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम इसके अलावा इसमें जो है पोटास पोटास और तुम्हारा फॉस्फेट फॉस्फेट साथ ही साथ लिखते चलिए, फॉस्फेट है तुम्हारा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ह्यूमस, इन चीज़ों की इसमें जो है कमी पाई जाती है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें कौन कौन से क्षेत्र में भी पाई जाती है, तो उसमें तुम्हारा जो पश्चिमी तमिलनाडु है, पश्चिमी तमिलनाडु, इसके अलावा तुम्हारा कर्नाटक कर्नाटक दक्षिणी महाराष्ट्र दक्षिणी महाराष्ट्र, इसके अलावा तुम्हारा छत्तीसगढ़, तेलंगाना 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 के अलावा तुम्हारा उड़ीसा, छोटा नागपुर जो पठार है, जो झारखंड में है, कहाँ पर है, झारखंड। इन क्षेत्रों में ये जो है पाई जाती है, ठीक है, लाल मिट्टी। तो इस चीज का लाल मिट्टी के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो क्या है। यानी जो भारतीय मिट्टी है उनमें जो एक तत्व है, सूक्ष्म तत्व जो सबसे कम पाया जाता है, जो बहुत ही कम पाया जाता है, वो आपको बताना है कौन सा तत्व है जो इसमें कम पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो साथी तुम्हारा, अगर हम तांबे की बात करें तो पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन जो जस्ता है इसकी जो है यहाँ पर कमी पाई जाती है भारतीय मिट्टियों में। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 34 है यहाँ पर हमारा। कथन ए है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हिमालय है उसकी मिट्टियों में ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो साथियों अगर हम यहाँ पर हिमालय क्षेत्रों में ह्यूमस की बात करें तो इनमें नहीं होता, तो इसमें कह रहा है प्रचुर मात्रा में, जबकि हिमालय की जो मिट्टी है उनमें ह्यूमस होता नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, बिल्कुल सही बात है। यानी हिमालय में जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह वनाच्छादित है, वन उसमें पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। तो कारण आर सही है, कथन ए गलत है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 35 है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। यानी जो पौधे होते हैं सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम साथियों इसकी अगर हम बात यहाँ करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, इससे पहले 35 क्वेश्चन, एक 35वां क्वेश्चन रह गया, ये 36वां है, हाँ 35वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है आपसे कि जो करेवा स्मृतिका जो जाफरान या केसर का स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन बी है साथियों गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय में, ऑप्शन डी है पूर्वी हिमालय में। ऑप्शन ए भी दिया हुआ है, इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर एक कोई नहीं है तो भी ई होगा, अगर एक से अधिक ऑप्शन है तो भी ई ही होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम जाफरान की खेती के लिए या जो केसर है उसकी अगर हम खेती के लिए मिट्टी की बात करें साथियों, तो वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ आपको ये चीज बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है कश्मीरी हिमालय,
इस क्षेत्र में ये जो मिट्टी है पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है कश्मीरी हिमालय, इसमें जो है केसर की खेती अधिक होती है। तो इसका जो ऑप्शन है साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जो प्रश्न है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ये प्रश्न नंबर 36 है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन ए है चिकनी मिट्टी, बी पांसू, सी बलुई मिट्टी और डी लोम मिट्टी। तो यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी है, ये जो चिकनी मिट्टी है ये सबसे अधिक जल धारण करती है। तो सबसे अधिक जो जल है, पानी है, वो आपको जो है चिकनी मिट्टी से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? चिकनी मिट्टी से। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? ऑप्शन ए है तुम्हारा मृत्तिका, ऑप्शन बी है गाद, ऑप्शन सी है महीन बालू, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मृत्तिका की, जिसे हम क्ले के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? क्ले के नाम से जानते हैं। इसकी जो व्यास होता है वो 0.002 के आसपास होता है या फिर इससे कम होता है। अगर हम गाद की बात करें तो जो गाद है, इसका जो कण का जो व्यास होता है साथी, वो होता है 0.002 से लेकर के 0.06 तक। ठीक है, तो यहाँ आपसे कम पूछा गया था। तो 0.002 से कम किसका होता है? मृत्तिका का होता है। किसका होता है? मृत्तिका। तो ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर महीन बालू दिया है, महीन बालू को रेत के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कण होता है साथियों, वो 0.06 से लेकर के 2 मिमी तक, 2 मिमी तक जो है इसका जो व्यास होता है। तो ये बी और सी गलत होंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा, अगला है 38 है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। यानी जो ऊसर मिट्टी है उसके बारे में ये कथन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कथन एक है, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। तो साथियों अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन कथन दूसरे की, तो इसमें है इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर हम कथन 3 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। धान की फसल उगाई जा सकती है। आपको जो नीचे कूट दिए गए हैं उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो कूट क्या है? पहले में है 1 और 2 सही है, दूसरे में 2 और 3 सही है, और तीसरे में केवल 3 सही है, और डी में जो है साथियों केवल 1 सही है। तो अगर हम यहाँ साथियों अगर हम बात करें ऊसर मिट्टी की, किसकी? अगर हम यहाँ ऊसर मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो ऊसर मिट्टी है उसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है वो 7+ होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये बात सही है। तो इसका मतलब जो कथन 2 है ये सही हो जाएगा। कथन 2 सही है। यहाँ पर इस मिट्टी में जो जीवांश है, नत्रजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसमें जो क्या किसकी कमी होती है साथी? तुम्हारे जीवांश, नत्रजन, नाइट्रोजन, जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, उसकी और जिंक की इसमें कमी होती है। इसके अगर हम हमें अगर उपचार करना है, इसे अगर हमें सही करना है, तो इसमें हम पाइराइट और जिप्सम और ढैंचा की अधिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसका? पाइराइट, पाइराइट। इसके अलावा इसमें जो तुम्हारा जिप्सम, पाइराइट, जिप्सम, या फिर जो ढैंचा होता है, ढैंचा की हरी खाद। यानी ढैंचा को उगा करके उसका हरा थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद उसको खेत में जोत दो और उसकी खाद बन जाएगी। तो इस प्रकार के इन चीजों का प्रयोग करके हम जो ऊसर मिट्टी है उसको उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करके। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके सुधार के लिए आप चूने का प्रयोग करेंगे, तो चूने का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन जो सॉरी कथन ए है गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। बिल्कुल उगाई जा सकती है। यानी ये जो ऊसर मिट्टी होती है इसमें हम धान की फसल जो है उगा सकते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल जो है तीसरा जो कथन है ये सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। या चूने का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। साथ ही ऊसर मिट्टी को नहीं सुधार सकते चूने का प्रयोग करके। अगर हम चूने का प्रयोग करें तो हमें जो अम्लीय मिट्टी होंगी, जो अम्लीय मिट्टी होंगी, हम उन अम्लीय मिट्टियों में इस जो है चूने का प्रयोग कर सकते हैं और उसका जो मिट्टी है उसका जो है सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वो 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 कौन से में? बी में है। तो 2 और 3 सही है, यानी बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 39 है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? यानी आपको पीएच मान बताना है कि पीएच मान कितना होना चाहिए अगर हमें उर्वर भूमि को फसल उगानी है। तो उसके लिए ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 से 7, और ऑप्शन डी है 9 से 10। तो इसका जो ऑप्शन सी है 6 से 7, 6 से 7 जो है पीएच मान इसका सही होता है। इस पीएच के ये जो पीएच है, इस पीएच में हम जो है फसलें उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर हमारा
तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ जो है तुम्हारा ऑप्शन ए है लाइम, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है साथियों वेजिटेबल कंपोस्ट। तो अगर हम तेजाबी या एसिडिक मिट्टी के कृषि योग्य बनाने के लिए बात करें तो इसमें जो ज्यादातर जिसे हम लाइम कहते हैं, लाइम का मतलब होता है चूना, इसका प्रयोग करके जो है हम इसको कृषि योग्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन प्रश्न नंबर 41 है, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? अगर खारापन है या फिर क्षारीयता है तो ऐसी समस्या का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है शुष्क कृषि विधि से, ऑप्शन बी है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके, और ऑप्शन सी है साथी वृक्षारोपण करके, और ऑप्शन डी है समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करके। तो अगर हम खारापन या जो क्षारीयता है उसे हटाना है तो इसमें हमें तुम्हें जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? जिप्सम, जिसे हम जो है साथियों कैल्शियम सल्फेट का कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट या जिसे हम जिप्सम कहते हैं, इसका हमें प्रयोग करना होगा। तो इससे हम इसको जो है खारापन या क्षारीयता जो है इसकी कम हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है। इसमें क्या है? किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? आपको दीर्घकालीन हल बताना है कि दीर्घकालीन हल कौन सा क्या है। तो वो मैंने बताया अभी कि जिप्सम। ठीक है, क्या बताया था मैंने? जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करके हमें जो है इसकी जो लवणता है या क्षारीयता है इसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न भी साथी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, 43वां प्रश्न है। इसमें है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी जो क्षारीय क्षेत्र है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पर है, आपको ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, बी है हरियाणा राज्य में, सी है पंजाब राज्य में, डी है साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र की तो वो साथियों तुम्हारा उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ये जो प्रश्न है क्लियर हो गया ना आपका? उत्तर प्रदेश राज्य में क्षारीय क्षेत्र जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है यहाँ पर तुम्हारा भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। जो लवणीय मृदा है उसका सर्वाधिक क्षेत्र आपको बताना है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, जो लवणीय मृदा है वो सबसे ज्यादा तुम्हारी गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो ऊपर पूछा गया था क्षारीय पूछा गया था, तो क्षारीय उत्तर प्रदेश में है और लवणीय जो सर्वाधिक गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है। इसमें पूछा गया है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो ये अभी बताया है मैंने कि जो लवणीय मृदा है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है, और ये जो इससे पहला जो प्रश्न था वो तुम्हारा यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये एक तरह से सभी ये जो प्रश्न है लगभग पालतू प्रश्न है, इनमें से सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आगे अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है। इसमें पूछा गया है साथियों आपसे कि जो मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे टूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। ठीक है, सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो सिंचित भूमि होती है उस पर जो लवणी भवन होता है इसका जो क्या प्रभाव इसमें पड़ता है? ठीक है, सिंचित भूमि पर। ऑप्शन ये है यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है जो फसलें होती हैं उसके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि नहीं करता, अत्यधिक वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है यह मृदाओं को अपारगम्य बनाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो मिट्टी है, ये जो जो लवणीपन है, ये जो है तुम्हारे जो सिंचित भूमि है उसको अपारगम्य बना देता है। ठीक है, यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, गलत है। और यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आई होप ये जो प्रश्न है आपको साथी क्लियर हो गया होगा। आगे अगला हमारा यहाँ प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है जलोढ़ मिट्टी, और डी है साथियों रेगड़ मिट्टी। कौन सी? रेगड़ मिट्टी। तो अगर हम चाय बागानों की बात करें साथियों, तो चाय बागानों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त भूमि होती है वो होती है अम्लीय मिट्टी। कौन सी होती है? अम्लीय मिट्टी। ठीक है, इसमें जो अम्लीय होती है इसके अलावा जो अच्छा जल निकास हो, यानी निकल जाए, जल उसमें भरे नहीं, तो ऐसी मिट्टी और ऐसे क्षेत्र की जो है हमें आवश्यकता होती है चाय के बागानों के लिए। ठीक है, तो
ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। ये ज्यादातर जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहां होती है। आगे चलते साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। यानी आपको जो मृदा अपरदन है सबसे अधिक कहाँ होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब प्रश्न नंबर 48 है, ए है मालवा का पठार, बी है शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र, ऑप्शन डी है दंडकारण्य और ऑप्शन डी है साथियों मेघालय का पठार। कौन सा? मेघालय का पठार। तो अगर हम मृदा अपरदन की बात करें सबसे ज्यादा साथियों, तो वो होता है तुम्हारा जो शिवालिक पहाड़ियों का जो पाद क्षेत्र है उसमें। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होने वाला आपको क्षेत्र यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए है मालवा का पठार, बी है उत्तर प्रदेश का तराई और सी है आंध्र तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है साथी चंबल घाटी। कौन सा है? चंबल घाटी। तो यहाँ पर अगर मृदा अपरदन की बात करें, सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन होता है वो होता है साथी यहाँ पर चंबल घाटी में। किसमें? चंबल घाटी में, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल सॉरी, इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चंबल घाटी। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। ऑप्शन ए है जबलपुर, बी है भोपाल, सी है मुरैना और साथ ही तुम्हारा डी ऑप्शन है खंडवा। ये एमपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया था, एमपी पीसीएस में पूछा गया, इस वजह से एमपी के बारे में इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर हम मृदा अपरदन की बात करते हैं तो वो मुरैना में होता है। कहाँ होता है? मुरैना में। मुरैना के अलावा जो भिंड है, ग्वालियर है, इन जिलों में जो है मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। मुरैना के अलावा भिंड, कौन सा है? भिंड और ग्वालियर। ठीक है, इन चीजों को आप इन जगहों को आप लिख लेंगे ग्वालियर। ठीक, तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है साथियों हमारा यहाँ पर, प्रश्न नंबर 51 है। तो ये मैं 50 तक सॉरी लास्ट थे, कुछ 3 प्रश्न हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने आप से इनको करेंगे, करने के बाद इनके जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। प्रश्न 51 है, चंबल घाटी के खोड़ खड्डों के निर्माण का कारण है। ठीक है, तो यहाँ है आस्फालन, चादरी, क्षुद्र रसरता या अवनालिका। ये चीज आप अपने आप से बताएंगे, इसका जो आंसर है कमेंट में करेंगे। प्रश्न नंबर 52 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसे नोट कर लो, इसका भी आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। आईएएस प्री 2001 में पूछा गया है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 53 है, इसमें आपसे पूछा गया है कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो ये भी आप अपने आप से बताएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो हाँ, तो साथियों आज की क्लास में केवल इतना ही है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद।